आजकल हम लोग कई सारी बीमारी के बारे में सुनते हैं, जैसे कि ऑटिज्म हो गया, सेरिब्रल पॉल्जी हो गया, और भी कई सारी जो बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो ऐसा कभी नहीं सोचिए कि बच्चे को जितना जल्दी थेरेपी सेंटर लेके जाओगे बच्चा टैग हो जाएगा कि XYZ प्रॉब्लम है, इश्यू है। नो, इट्स नेवर लाइक दैट। स्क्रीन सामने होने की वजह से बच्चे के डेवलपमेंट में क्या क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। पेरेंट्स शुड डेफिनेटली गिव हगिंग टाइम, रीडिंग टाइम, कडलिंग टाइम, फ्लोर टाइम। जब बच्चा आपका 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 साल का है, उसके पहले जितना टाइम उसको आप दे सकते हो दीजिए, प्लीज दीजिए। दिस इज अ रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स। 5 साल के बच्चे तक की उसकी फिजिकल एज आप जितना टाइम दे सकते हो दे दो, उसके बाद उसके पास भी टाइम नहीं होगा आपके लिए। ऐसी कुछ 4-5 बातें हैं जो पेरेंट्स को अपने बच्चे के साथ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। प्लीज डोंट फोर्स योर किड फॉर एवरीथिंग, बिकॉज हर बच्चा हुसैन बोल्ट नहीं बन पाता, हर बच्चा सचिन नहीं बन पाता, हर बच्चा शाहरुख खान नहीं बन पाता। अलग अलग बच्चे का अलग अलग पोटेंशियल। आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल, नॉट डिसेबिलिटी। द एबिलिटी शुड बी आइडेंटिफाइड, और उसके अकॉर्डिंग गोल ओरिएंटेड वर्क करोगे तो बच्चा डेफिनेटली डेवलप कर पाएगा। और पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा। Hi everybody, welcome to the White Code podcast. First of all, thank you so much for your love and support on our previous episodes. आपका प्यार और सपोर्ट देखकर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है। द वाइट कोड पॉडकास्ट का पर्पज़ है इंडिया के टॉप नॉच हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स को इन्वाइट करना, उनकी स्टोरीज जानना, उनकी जर्नी जानना और साथ ही साथ उनके चैलेंजेस के बारे में बात करना। इतना ही नहीं, ये जितने भी एक्सपर्ट्स आते हैं वो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करने के लिए एनकरेज करते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं छोटे बच्चों की जो बीमारी होती हैं। कई बार हम देखते हैं ऑटिज्म, सेरिब्रल पाल्जी जैसी बीमारियां हमने कई बार सुनी हैं। डिसलेक्सिया के बारे में हमने सुना होगा। इन सभी क्रूशियल बीमारी के बारे में डॉक्टर अर्थ पटेल हमें बताएंगे किस तरीके से इन छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है और ये बच्चे अपनी लाइफ में अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं। सो प्लीज़ वेलकम डॉक्टर अर्थ पटेल। थैंक यू सो मच। So, Dr. Arth Patel, thank you so much for coming in this podcast. Pleasure. The journey of White Code podcast, where we invite people like you, where we can ask a lot of questions. तो आज के इस पॉडकास्ट में, इस एपिसोड में आपसे बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं। Are you ready for that? Eagerly waiting. Okay. आपकी जर्नी से शुरू करेंगे। आपकी स्टार्टिंग से जर्नी किस तरीके से रही, खुद की स्टडी से लेकर सेतु चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ किस तरीके से आए आप, तो शुरू से ही बताएं अपनी जर्नी के बारे में। 2013 आई जस्ट पास आउट विथ माई बैचलर डिग्रीज। उसके बाद इट वॉज अ एरा जहाँ पर पीडियाट्रिक थेरेपी ब्रांच थोड़ी इमर्ज हो रही थी अहमदाबाद गुजरात में। बिफोर दैट ये कहा जा सकता है कि सारी थेरेपीज अंडर वन रूफ का कॉन्सेप्ट थोड़ा कम ही था इनिशियली इन द गुजरात। सो वी थॉट, वी से यहाँ मेरा मतलब है मी एंड माई वाइफ, वी थॉट कि चलिए एक ऐसा क्लिनिक शुरू करते हैं जहाँ पर अंडर वन रूफ ऑल थेरेपीज अवेलेबल हो। द रीज़न बिहाइंड ऑल थेरेपीज बोलने का मतलब ये होता है बिकॉज देर इज़ नो डेवलपमेंट इन पीडियाट्रिक जहाँ पर सिंगल थेरेपी से हर किस्म का डेवलपमेंट अचीव कर पाएँ, बिकॉज देर आर मैनी टाइप ऑफ डेवलपमेंट्स, राइट। सो क्या होता था बिफोर दैट कि पेरेंट्स को एक बच्चे को लेके एक थेरेपी सेंटर, फिर दूसरी थेरेपी के लिए कहीं और, तीसरी थेरेपी के लिए कहीं और। सो इन प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चा प्रॉपर थेरेपी नहीं ले पाता था, पेरेंट्स टायर्ड हो जाते थे एंड क्रूशियल टाइम ऑफ डेवलपमेंट हम मिस कर जाते थे। सो वी थॉट लेट्स कम विथ अ आइडिया अंडर वन रूफ ऑल थेरेपी शुड बी प्रोवाइडेड। इन 2013 वी फाउंडेड सेतु चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर। वी स्टार्टेड फ्रॉम नरोडा बेसिकली बिकॉज एट दैट टाइम हमको हमारे ही एक पेशेंट ने बोला था कि सर आप इस तरफ आइए बिकॉज नदी के इस तरफ कोई थेरेपेटिकल सेंटर नहीं है, सो दैट हम सारे पेशेंट्स को इस तरफ आना पड़ता है नदी के दूसरी तरफ और थेरेपी। अगेन वो भी एक पॉइंट था जहाँ पर हमको लगा कि भाई पेरेंट्स इतना ट्रैवल करके एवरीडे कैसे आ सकते, बिकॉज थेरेपी इज अ थिंग जहाँ पर रोज आना पड़ेगा, एवरी डे एवरी मोमेंट प्रेजेंट रहना पड़ेगा। अगर हम पेरेंट्स की कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि मेंटल बर्डन, ट्रैवलिंग बर्डन कम कर पाएँ तो दे विल टेक थेरेपी रेगुलरली, जहाँ पर अच्छा इंप्रूवमेंट हम दे सकते हैं और बेसिकली किसी के लाइफ में एक बिग डिफरेंस का एक स्कोप ओपन कर सकते हैं। देन वी स्टार्टेड फ्रॉम नरोडा। 2021 में वी स्टार्टेड विद अवर मोटेरा ब्रांच विच इज़ द सेकेंड वन। 2024 में वी स्टार्टेड अवर कूड़ासण ब्रांच एंड इन 2025 वी जस्ट इनोग्रेटेड अवर गोता ब्रांच। राइट नाउ वी आर हैविंग 4 clinics पैन अहमदाबाद एंड वी आर हैविंग ग्लोबल इम्पैक्ट। बहुत खुशी हुई आपकी जर्नी जान के, और भी बहुत सारे सवाल जवाब इसमें होते रहेंगे। मुझे 2 बातें बहुत इंटरेस्टिंग लगी और आई एम रियली क्यूरियस टू नो अबाउट इट।
आपने कहा यू एंड योर बेटर हाफ स्टार्टेड ऑल दीज थिंग्स, यस तो उनका कितना बड़ा रोल रहा इसमें, उनके बारे में बताइए। सी ऑन कैजुअल नोट मेरे फैमिली का ऐसा ही था कि एज यू अंडरस्टैंड माई सरनेम वी आर पटेल राइट। सो आइडियली एट दैट टाइम जब फिजियोथेरेपी में एडमिशन हम लेते थे वी हैव वन गोल ओनली, लेट्स स्टडी फिजियोथेरेपी इन इंडिया देन विल मूव अब्रॉड, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे कुछ फैमिली मेम्बर्स वहीं होते हैं, वहाँ अच्छी लाइफ और सब कुछ करेंगे। यही माइंडसेट के साथ वी डू आवर इनिशियल स्टार्ट आवर जर्नी। मगर माई बेटर वाइफ शी वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन पीडियाट्रिक थेरेपी ब्रांच, सो शी इंसिस्टेड कि अगर फॉरेन ना जाए और यहीं पर कुछ करें तो वी हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्कोप। सो अगेन आई हैव टू अग्री, जैसे हम सब अग्री करते हैं कहीं ना कहीं। सो वी थॉट अपॉर्चुनिटी बहुत है इंडिया में, बिकॉज अभी अगर जैसे 2025 की हम बात करें, इंडिया इज इमर्जिंग इकोनॉमिकली एंड जियोपॉलिटिकली, वी आर ऑन वेरी वास्ट स्केल। बैक 2013 वी हैव दिस विजन कि अगर यहीं रहेंगे और बच्चों के लिए कुछ करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ तो इम्पैक्ट पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और सोसाइटी में हम दे पाएंगे। विद दिस थॉट उनका विजन इनिशिएशन उनका ही था, देन वी स्टार्टेड विद दिस जर्नी एंड हियर वी आर इन फ्रंट ऑफ यू नाउ। तो उनके बारे में सुन के भी काफ़ी अच्छा लगा, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर स्टार्टिंग समथिंग एंड यू गेट सपोर्ट फ्रॉम योर पार्टनर, एंड इट्स ग्रेट टू सी दैट बोथ ऑफ यू आर जस्ट डूइंग ग्रेट जॉब। जब आप बता रहे थे इसके बारे में, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी के बारे में तो हमने सुना ही है जी साथ ही साथ आपने बात करी थी टाइप्स ऑफ थेरेपीज़ के बारे में। जी उनके बारे में बताएं, कितने टाइप्स की थेरेपी आपके सेंटर्स पर दी जाती है। सी जैसे मैंने पहले ही बोला कि देर इज नो सिंगल थेरेपी विच विल प्ले अ रोल कि बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट होगा। देर इज समथिंग कॉल्ड होलिस्टिक डेवलपमेंट, जहाँ पर बच्चे का फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। सपोज लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा है जिसको कोई भी टाइप की फिजिकल या न्यूरोडाइवर्सिटी कोई भी इशू है, तो हम क्या सोचते हैं एज अ सोसाइटी और एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, बच्चा खुद से चलना चाहिए, खुद से बोलना चाहिए, हाथों से काम करना चाहिए, समझना चाहिए, सोचना चाहिए। सो ये जितने भी डेवलपमेंट्स की मैंने बात करी, देर आर स्पेसिफिक थेरेपी विच आर डेडिकेटेड फॉर ऑल दिस डेवलपमेंट। जैसे कि अगर चलने की बात होगी, बैठने की बात होगी, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी। अगर बच्चे का हाथ से काम करना हो गया, या बच्चे का एडीएल ट्रेनिंग हो गया, बच्चे का कॉग्निशन डेवलप करने की बात हो गई, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अगर बच्चे को बोलना नहीं आता तो स्पीच थेरेपी, जिसको हम कम्युनिकेशन थेरेपी भी कहते हैं। अगर बच्चे को फीडिंग डिफिकल्टीज हैं, चबा नहीं पाता, कोई टेस्ट ले नहीं पाता, या आवाज़ प्रोडक्शन नहीं हो पाता, तो ओरल प्लेसमेंट थेरेपी जैसे कि। फिर बच्चे का अगर स्पेशल एजुकेशन, जिसमें से बच्चा इनिशियल स्किल्स ऑफ एकेडमिक सीख पाता है, सो दैट बच्चा आगे जाके सोशली और एकेडमिकली इंटीग्रेट हो पाए। तो दिस आर द डिफरेंट थेरेपीज जहाँ पर बच्चे को उसका जो भी डेवलपमेंट पीछे है उसको आगे ले जाने के लिए स्पेसिफिक रोल प्ले किया जाता है। ओके, तो आपने इसका सेटअप किया और बहुत सारे लोगों को ट्रीट किया, बहुत सारे बच्चों की लाइफ आपने प्रोग्रेशन की तरफ बढ़ाई। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो फ्यूचर फिजियोथेरेपिस्ट है, जी अगर उनमें से कोई पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहता है तो उसके लिए करियर ग्रोथ क्या है, जी और उनके लिए आपका सजेशन क्या रहेगा? सी करियर ग्रोथ बहुत अच्छा है, बट उसके पहले लेट मी टेक अ पॉज एंड टेल यू व्हाई एंड व्हाट वी फिजियोथेरेपिस्ट आर थिंकिंग व्हेन वी आर डूइंग बैचलर्स। मोस्टली जैसे मैंने बोला 2010, 11, 12 व्हाट आई वाज थिंकिंग कि यहाँ से हम बैचलर्स कर लेते हैं, मास्टर्स के लिए फॉरेन जाएंगे, अच्छी सैलरी, अच्छी लाइफस्टाइल, क्वालिटी ऑफ लिविंग, ये तो मिलेगा ही, इंडिपेंडेंट लाइफ एक मिलेगी, विल एन्जॉय आवर यंग एज, ठीक है। तो ये पर्सपेक्टिव एज अ स्टूडेंट लाइफ वी पीपल आर थिंकिंग, बट नाउ डेज इफ़ यू सी ऑन अ लॉन्ग स्पेक्ट्रम ना, तो ये भी पता चलता है कहीं ना कहीं कि जो मेरे ही दोस्त वहाँ गए थे 2013 या 14 में, नाउ दे पीपल आर यूज टू टेल मी इफ़ यू आर अर्निंग 1 or 2 लाख रुपये पर मंथ इन इंडिया, यहाँ नहीं आना भाई। आई सेड वाई? बोला यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा हेल्प नहीं है, यू आर ऑन योर ओन, प्राइवेट वहाँ क्लिनिक ओपन करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लाइसेंस क्लियर करेंगे, बहुत सारे हर्डल्स हैं। हालांकि इंडिया में भी इतना ईजी नहीं है टू गेट एस्टेब्लिश, आपको स्क्रैच से ही शुरू करना है, रादर यू आर हैविंग एनी बैकअप और नॉट। बट कंपैरेटिवली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर इंडिया में हम पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी की प्रैक्टिस करते हैं, पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज आर
टू मच। टेक माई मैसेज, अगर आप पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी या पीडियाट्रिक थेरेपी में कहीं पर भी फिट होना चाहते हो, इंडिया इज नेक्स्ट गोइंग टू बी अ बिग मार्केट फॉर यू। नॉट ओनली इकोनॉमिकली यू हैव टू थिंक अबाउट इट, मगर आप ऐसे भी सोचो कि कितने बच्चों के लाइफ में आप डिफरेंस बना पाओगे, कितनी फैमिली को सर्व कर पाओगे। एंड दिस इज माई बेसिक मोटिव एंड दिस इज माई बेसिक इंस्टिंक्ट ऑल्सो। अगर आप एक फैमिली को स्ट्रेंथन करते हो तो यू कैन स्ट्रेंथन अ नेशन इन द एंड। So this is the motto why we people are such dedicated for only pediatrics. वंडरफुल। तो यानी कि आपका मैसेज ये है, जो फ्यूचर में पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं तो उनको नेशन बिल्डिंग में भी सपोर्ट कर पाएंगे वो, राइट? And anyhow, India is our nation and I am little towards nationality. मैं थोड़ा ज़्यादा ही सोचता हूँ इस चीज़ के बारे में। तो मुझे पर्सनली लगता है कि इसी माई रिलेटिव्स दे आर इन अब्रॉड ओनली। अभी भी फ़ोन आता है तू क्यों नहीं आता यहाँ पर। स्टिल माई कजिन्स दे आर इन फॉरेन, दे आर डूइंग वंडरफुल, दे आर हैविंग रेस्टोरेंट, दे आर हैविंग बिजनेसेस, एवरीथिंग। सो मेरे लिए तो यही था, जब आई पास आउट मुझे वहाँ जाके कुछ चेन्स ऑफ रेस्टोरेंट संभालना ही था, बट स्टिल आई टुक डिसीजन कि नहीं भी मैं यहाँ रहूँगा। आई स्टार्टेड विद स्क्रैच एंड आई रीच समवेयर, राइट? सो मुझे ये पर्सनल लगता है कि इफ़ आई एम इन इंडिया, आई एम अ इंडियन, मुझे इंडिया बिल्ड में कुछ तो कंट्रीब्यूट करें। आपके इन विचारों से बहुत सारे फिजियोथेरेपी स्टूडेंट मोटिवेट होंगे और डेफिनेटली इस ब्रांच को चूज़ करेंगे और लोगों की हेल्प करेंगे। अब समझते हैं हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट बेसिक्स के बारे में से। आपसे समझेंगे, आपका एक्सपीरियंस इतना लंबा रहा है। लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग कि पेरेंट्स अक्सर बात करते हैं कि हमारा बच्चा लेट बात करना सीख रहा है, चलने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आप एकदम लेमैन लैंग्वेज में हमें समझाइए कि कौन कौन से फेजेस होते हैं, साथ ही साथ इन फेजेस का इम्पोर्टेंस क्या है। तो प्लीज़ एक्सप्लेन इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज कि हमारी ऑडियंस इस बात को समझ पाए। See, this is again a very nice question, and if I'm not wrong, we are going towards little parents dimension now. Exactly. And this is one of my most favorite dimension when it comes to child disability and development. See, basically, I used to tell all my kids, basically उनके parents को, कि बच्चा आप कैसे भी मेरे साथ लेके आते हो, वो आगे सक्सेसफुली डेवलप हो पाएगा या नहीं, वो बच्चे के हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में है। I mean with parents help, in parents nature, with parents accommodation, ये सारी चीज़ें सक्सेसफुल हो सकती हैं। Why I am saying so? Because parents need to understand development first and foremost. Development क्या है, कितनी किस्म का है, क्या क्या डेवलपमेंट मिस हो तो किस डॉक्टर को, किस स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें, और वो डायग्नोसिस के बाद क्या हेल्प करें। They should understand about all these things. So let's talk something about development. So we used to say development is a multi-dimensional process. Why? Because development में there are 4 pillars. Suppose as example we are saying चलना फिरना, it's a motor development. Brain का work, बुद्धि क्षमता या understanding is a cognitive. Then it's a social development. जैसे we are humans, we are social animals. So एक दूसरे का emotion समझना, एक दूसरे के साथ रहना, social development. Then speech and language development. So these are the basic 4 pillars of development. Then there are lots more. इनके अंदर अगर देखते जाओ तो there are so many kind of developments, but basically these are the 4 developments. Now have you ever seen कि कोई बच्चा जैसे जन्म लेगा पहले बोलना शुरू करेगा? आपने कभी देखा है? नेवर। ठीक है, आपने ये देखा है कि बच्चा 1 साल का हो जाए उसी के बाद सिर्फ हाथ यूज करेगा? बहुत कम। अच्छा, आपने ऐसा देखा है बच्चा 2 साल का होगा, सब कुछ बोल पाता है मगर अभी तक खड़ा नहीं हो पाता? शायद देखा होगा कभी कभी किसी कंडीशन में। यस, तो इसमें से पता क्या चल रहा है कि फिजिकल डेवलपमेंट, स्पीच डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट, ऐसा नहीं कि एक एज की ये डेवलपमेंट, दूसरे एज की ये डेवलपमेंट, 1 by 1 नहीं होता, दे आर टुगेदर, सब एक साथ चलता जाता है। जैसे बच्चा जन्म लिया, उसने दुनिया को देखना शुरू किया, इट स्टार्ट विद सोशल डेवलपमेंट, it start with the eyeball movement, neck movements. So step by step all development comes in the role with the right age. उसके बाद उसका next foundation development का देखे वो development integrate हो जाता है. So what I'm trying to say is parents को हमेशा देखना पड़ेगा कि मेरा बच्चा अगर physical development की बात करें तो क्या 3 से 4 महीने में neck control आ गया, अगर उठा रहे हो तो गला सीधा रख रहा है कि नहीं रख रहा, गिर जा रहा है, रेड फ्लैग। बच्चा 6 से 8 महीने का हो गया, क्या खुद से सोने में से बैठना आ गया, वी आर टॉकिंग अबाउट मोटर डेवलपमेंट, ठीक है, नहीं, कंसल्ट योर स्पेशलिस्ट। बच्चा 10 महीने का हो गया, क्या कुछ चीज़ पकड़ के खींच के खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, यस और नो। बच्चा 12 से 14 का हो गया, क्या बच्चा चलने की कोशिश करना शुरू कर रहा है, नहीं, देन उसका
फिजिकल डेवलपमेंट शायद लेट है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करो। बच्चा 6-8 महीने का हो गया, बैबलिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा, बाबा मामा बोल रहा है कि नहीं, बच्चा आई कॉन्टेक्ट दे रहा है कि नहीं, बच्चा 17-18 महीने का है, कुछ वर्ड्स बोल रहा है कि नहीं, अगर ये नहीं हो रहा, दे आर द रेड फ्लैग्स, कंसल्ट योर स्पेशलिस्ट। बच्चा 2 साल का हो गया, 2.5 साल का हो गया, 2 कमांड फॉलो या 2 एक साथ बोली गई चीज़ें समझ रहा है, प्रोसेस कर पा रहा है, एक्ट करने की कोशिश कर रहा है, नहीं हो गया, कंसल्ट योर स्पेशलिस्ट। सो ऑल द डेवलपमेंट हैज़ अ पैरामीटर्स कि ये एज में इतना तो लीस्ट अचीव हो जाना चाहिए, उसके बाद बफर पीरियड 1 या 2 महीने का, कि नहीं हुआ 1-2 महीना वेट कर सकते हो। अगर नहीं हो रहा, यू नीड टू रन टू स्पेशलिस्ट फॉर डायग्नोसिस, यू नीड टू रन टू योर थेरापिस्ट to start early intervention of the therapy. One of the most golden keyword, early intervention. जितना जल्दी उतना अच्छा, पहले करो बाद में ना पछताओ। डू यू थिंक आपने इतना बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया इस चीज़ को, फेजेस के इम्पोर्टेंस को। इंडिया में अभी इतनी अवेयरनेस है बच्चों को लेकर, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि वो बहुत लेट पहुंचते हैं आपके पास, राइट? बिफोर द सेशन आई वाज आस्किंग यू दिस क्वेश्चंस एंड यू सेड कि कई बार पेरेंट्स आते हैं और अलग अलग तरीके से सुनना चाहते हैं अलग अलग बातें आपकी तरफ से, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए आप। See again, जैसे एज आई ऑलवेज टेल पेरेंट्स ऑफ आवर स्पेशल नीड किड्स कि आपकी गलती नहीं, ना सोसाइटी की गलती है, ना फैमिली की इकट्ठी गलती है। आपका बस प्रॉब्लम इतना है कि आपको 3 फेज समझने पड़ेंगे। इफ़ यू आर अ पेरेंट ऑफ अ स्पेशल नीड किड, 3 फेज हमेशा होते हैं। फर्स्ट इज डिनायल, जिसमें यू जस्ट वांट टू लिसन कि नहीं, मेरे बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है, मेरा बच्चा उतना ही हेल्दी और अच्छा है जितना दूसरा कोई बच्चा। दैट्स वेरी बेसिक ह्यूमन इमोशनल डिमांड। जैसे मैं अगर फादर बन रहा हूँ या मैं अगर पेरेंट बन रहा हूँ, तो व्हाट आई वांट, मेरा बच्चा मेरे से भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो आगे लाइफ में। उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट, चलना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, इंटरेक्ट करना आना चाहिए। वेरी बेसिक ह्यूमन नीड्स। ये इतनी बेसिक है कि हम लोग इसका इंपॉर्टेंस ही भूल गए। हम लोगों ने चल लिया, बोल लिया, समझ लिया, इट्स ओके। जब कोई बच्चा ये नहीं कर पाता, हम फेल होते हैं एज अ प्रोफेशनल टू अंडरस्टैंड हाउ दिस फैमिली आर सफरिंग फ्रॉम इमोशनल ट्रॉमा राइट नाउ। हम ये समझ नहीं पाते, हम बस ब्लंटली बोल देते हैं, नहीं बच्चे का ये है, इसको ये करवाना पड़ेगा, स्टार्ट डूइंग फास्ट। नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स को क्या सुनना है, एक्चुअल में वो सही सुनना है या गलत सुनना है वो भी समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सही अच्छे से सुनाना पड़ेगा, और क्या पॉसिबिलिटीज वे आउट है वो समझाना पड़ेगा। सो अगेन ऑन अ वेरी फर्स्ट कंसल्टिंग काउंसलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन अवर थेरेपेटिकल रोल, जो पेरेंट्स को हम समझाते हैं। सो आई अगेन से डिनायल, पेरेंट्स डिनाई करते हैं, नहीं आप जो बोल रहे हो गलत है, मेरे बच्चे को ये नहीं है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट फीलिंग। ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट फीलिंग। सेकेंड, एक्सेप्टेंस। क्यों? क्योंकि आफ्टर फर्स्ट कंसल्टिंग सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पेरेंट्स एक जगह जाएगा, दूसरी जगह जाएगा, तीसरी जगह कंसल्ट करेगा, शायद 1-2 डॉक्टर्स या थेरेपिस्ट या प्रोफेशनल्स के व्यू अलग अलग होंगे। अल्टीमेटली आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम शायद वो पेरेंट समझ पाएगा कि हाँ XYZ ने कहा था, ये तो हो रहा है, तो आई एम एक्सेप्टिंग दिस कि हाँ मेरे बच्चे को इश्यू कुछ तो है ही। देन दे स्टार्ट थेरेपेटिकल इंटरवेंशंस, जो भी रिक्वायर्ड थेरेपी वो शुरू करते हैं। बट नाउ दिस इज द कैची पार्ट, व्हेन दे स्टार्ट थेरेपी एक्चुअली में बच्चे की जर्नी डेवलपमेंट की वहीं से शुरू होती है। बट व्हाट हैपन्स, पेरेंट्स सोचते हैं कि थेरेपी शुरू हो गई, इट मीन्स व्हाट, बच्चा अब अच्छा ही होगा, कोई बुरी चीज़ हमको देखने नहीं मिलेगी, उसका डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगा, इट्स अ 1, 2 और 3 और मैक्सिमम 6 मंथ ऑफ जर्नी, वी आर बैक टू नॉर्मल। द मेन कल्प्रिट इज हियर, थेरेपी इज अ वेरी लॉन्ग टर्म जर्नी। जैसे बोला जाता है ना, फिजियोथेरेपी इज अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन काइंड ऑफ थिंग्स। एक फिजियोथेरेपी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, इट्स नॉट लाइक कि 1-2 दिन ले लिया आपने खत्म हो गया। थेरेपी इज रियली अ वेरी लॉन्ग जर्नी। इसके लिए आई गिव वन एग्जांपल। जैसे मुझे पेरेंट्स पूछते हैं, सर हम समझ गए बच्चे में ये प्रॉब्लम है, बताओ कब तक आना पड़ेगा, है ना। सो माई सिंपल आंसर इज, आज आपने बच्चे को फर्स्ट स्टैंडर्ड में रखा है, कितना भी अच्छा ट्यूशन दिलवाओ, कितना भी एक्स्ट्रा एफर्ट आप डालो, आफ्टर 3 years आपका बच्चा क्या 10वीं की एग्जाम दे पाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। नॉट पॉसिबल, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड टू 10th स्टैंडर्ड की जर्नी डेवलपमेंट की है, कॉग्निटिव की है, ये जर्नी है, यू हैव टू गो थ्रू इट। वैसे थेरेपी में इट्स अ जर्नी कि बच्चा सपोज मेरे पास 2 साल में आया, तो आई हैव टू स्क्रीन कि फिजिकली बच्चा 2 साल का है तो डेवलपमेंटली उसकी एज अभी क्या है। अगर 3 साल का है फिजिकली तो डेवलपमेंटली एज क्या है। माई मैसेज
to you people, stick to your therapy plan, ask your specialist, slow steady journey, definitely you will win. क्योंकि अगर आपने हार मान ली तो बच्चे का आपके अलावा कोई नहीं है. हाँ, सो जस्ट स्टिक टू योर इंस्टिंक्ट. आपको अंदर से सब पता ही है, स्टिक टू इट. यू आर देयर फॉर योर चाइल्ड, नो वन एल्स कैन बी देयर. यू आर द अल्टीमेट पावर. आपने अपनी पूरी बात के दौरान पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की, साथ ही साथ थेरेपिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की. अब थेरेपिस्ट की बात तो नंबर 2 पे आती है. नंबर 1 पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है पेरेंट्स की. तो अभी देखा जा रहा है कि जैसे ही बच्चा 2 साल का या 3 साल का है, राइट, पेरेंट्स अपने काम में लगे रहते हैं और बच्चा एक स्क्रीन देख रहा है, फ़ोन देख रहा है या टीवी देख रहा है, उस पर कार्टून देख रहा है, राइट. स्क्रीन कंटिन्यूसली उसके सामने है. स्क्रीन सामने होने की वजह से बच्चे के डेवलपमेंट में क्या क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है? यू आर आस्किंग मी वेरी क्रूशिफाइड क्वेश्चन. इसका आंसर अगर मैं पार्ट ए में दूंगा तो भी दिक्कत है, पार्ट 2 में दूंगा तो भी दिक्कत है. आई ट्राई टू न्यूट्रलाइज इट. सी दिस इज द मॉडर्न एरा. हर चीज़ विद इन द फ्रीक्वेंसी, विद इन द रेंज है, तो देर इज़ नो इश्यू, राइट. एनीथिंग इज एक्सट्रीम इज प्रॉब्लमेटिक ऑलवेज. क्योंकि यहाँ ये भी नहीं बोला जा सकता कि आज के मॉडर्न ज़माने में जहाँ पर लर्निंग भी कभी कभी थ्रू द स्क्रीन होती है, बंद कर दो, बच्चा compete नहीं कर पाएगा. पेरेंट्स, आई एम नॉट ओनली टारगेटिंग अ स्पेशल नीड किड, आई एम जस्ट टेलिंग दिस विद द परस्पेक्टिव ऑफ ऑल द पेरेंट्स, राइट. बच्चा कम्पिटिटिव चीज़ें, लर्निंग कहाँ से आएगी? माइट बी स्क्रीन. बच्चा कुछ सीख रहा है, टू बिल्ड समथिंग, जैसे AI का ज़माना है, कुछ कर रहा है, तो डेफिनेटली ही हैव टू सी द स्क्रीन. बट वॉट माई कंसर्न इज क्रिएटिव अगर लर्निंग विद स्क्रीन हो रही है फॉर ऑल द पेरेंट्स, देन इट्स ओके. स्टिल टाइम शुड बी लिमिटेड. वन थिंग. नाउ लेट्स जंप टू अ स्पेशल नीड किड. कभी कभी ये देखा गया है कि बच्चा जब बहुत छोटा होता है, स्क्रीन कैन बाय यू टाइम, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम नाउ डेज इन मेट्रो सिटीज न्यूक्लियर फैमिलीज आर देयर. बोथ पेरेंट्स माइट बी वर्किंग, किड्स आर विथ आया मे बी. तो हो ये जाता है कि बच्चा मोबाइल या टीवी देखता रहता है. इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन, जहाँ पर बच्चा ह्यूमन टच मिस कर रहा है. सिर्फ देर इज समथिंग ऑडियो विजुअल गोइंग ऑन. बच्चा देख रहा है, सीख रहा है, एन्जॉय कर रहा है. बच्चे की तरफ से देर इज़ नो इनपुट. जैसे कि ना आई कॉन्टेक्ट की ज़रूरत है सही से, क्योंकि देर इज़ नो ह्यूमन इन फ्रंट. बच्चे को ना कुछ बोलने की ज़रूरत है, ना टच करके फील करने की ज़रूरत है, ना ब्रेन इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है कि वाई इट इज़ सो, वाई इट इज़ सो. हाँ, दैट्स वाई मोर स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चा ये समझता है कि दिस इज़ द ओनली थिंग मुझे रिसीव करना है, एक्सप्रेस नहीं करना. सो व्हाट हैपन्स, चाइल्ड का डेवलपमेंट में देर आर 2 थिंग्स. वन इज रिसीविंग, अनदर थिंग एक्सप्रेशन. जो बच्चा एक्सप्रेस करना ही नहीं सीखता, दैट्स वाई अभी आप देख रहे हो लो अटेंशन स्पान, लो सिटिंग स्पान, एंगर इश्यूज. मेरे तरह से बात अगर नहीं मानी गई तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा, मुझे नहीं पसंद आया, टेंट्रम्स. This all things become so much in the society right now that parents are fed up with this. Now what happens when you see any audio visual, any screen, you don't have to pay much attention because brain functions like that कि वो उसमें से मज़ा आ ही रहा है. Now switch to learning part. Suppose आप अपने बच्चे के साथ बैठे हो, सपोज एज एग्जाम्पल आप उसके साथ कुछ खेल रहे हो, जैसे कि लूडो खेल रहे हो या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी गेम खेल रहे हो जिस पे ज़्यादा बच्चे का फोकस चाहिए, अटेंशन स्पान चाहिए. ये सारी चीज़ें बच्चे की अभी हैबिट ही नहीं रही, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट ही और शी इज़ डूइंग स्क्रीन. तो उसकी वजह से वो लॉन्ग अटेंशन स्पान, सिटिंग स्पान बिल्टअप ही नहीं हो रहा. सो व्हेन यू फोर्स योर किड कि बच्चा मोबाइल छोड़ दे, मेरे साथ ये एक्टिविटी कर, बच्चा इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता. ऐसा नहीं कि चाहता नहीं, मगर उसकी प्रैक्टिस ही नहीं है, उसको प्रैक्टिस नहीं है, सो वो इन्वॉल्व नहीं होता. पेरेंट्स ये साइकिल समझ नहीं पाते, दे गेट फ्रस्ट्रेटेड. बच्चे पर चिल्लाना, माइट बी पीटना, ये सारी चीज़ों से पेरेंट्स किड्स का इमोशनल रिलेशन बिगड़ जाता है. देन डेवलपमेंट डेफिनेटली हैम्पर्स, बिकॉज बच्चे का साइकोलॉजिकल ब्लॉक शुरू हो जाता है. नाउ टर्न दिस किड, अगर यही प्रोसेस चलती रही एट द एडल्सेंस या टीनेज में, बच्चा सोचेगा पेरेंट्स ने मुझे टाइम नहीं दिया, मुझे ध्यान नहीं दिया, आई डोंट वांट टू गिव पे अटेंशन टू देम. देन सेपरेशंस थिंग्स आर स्टार्टेड. सो दिस आर द रूट कॉज बेसिकली व्हाट हैपन्स इन द चाइल्डहुड. दैट्स वाई पेरेंट्स शुड डेफिनेटली गिव हगिंग टाइम, रीडिंग टाइम, कडलिंग टाइम, फ्लोर टाइम. जब बच्चा आपका 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 साल का है, उसके पहले जितना टाइम उसको आप दे सकते हो,
दीजिए, प्लीज दीजिए। दिस इज अ रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स। 5 साल के बच्चे तक की उसकी फिजिकल एज आप जितना टाइम दे सकते हो दे दो। उसके बाद उसके पास भी टाइम नहीं होगा आपके लिए। उसके पहले यू कैन मेक सो मच गुड रिलेशन विद योर किड, इमोशनली, मेंटली। योर चाइल्ड विल डेफिनेटली ग्रो ऑन अनदर डायमेंशन। सो आपने बात करी बच्चों के डिसकनेक्शन के बारे में कि स्क्रीन टाइम अगर ज़्यादा होता है तो बच्चों का कनेक्शन पेरेंट्स के साथ उतना अच्छा नहीं होता, जिससे आगे चल के कई सारी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इनिशियल 5 साल में बच्चे का जो ग्रोथ होती है, या तो माइंड की ग्रोथ कह लें हम या फिर फिजिकल ग्रोथ कह लें, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो ये जानना है कि, और ये भी कहा जाता है कि विंडो मिस कर जाना। Yes. तो ये विंडो मिस कर जाने वाली बात क्या होती है, इसके फैक्ट्स एंड मिथ्स क्या हैं, वो भी इसके बारे में आप बताएं। और साथ ही साथ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं पेरेंट्स के पास में कि 5 साल के अंदर रहते हुए बच्चे को क्या क्या सिखाया जाए, क्या क्या बताया जाए, उसका सराउंडिंग्स कैसा होना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लेकिन आई एम श्योर कि आपका आंसर बहुत वंडरफुल आने वाला है। प्लीज़। See, one of the most important and interesting question for all the parents. यहाँ पर ये देखना है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या ये विंडो होती है, तो यस होती है, अच्छी वाली विंडो होती है। बट अगर ये मिस कर गए तो लाइफ ख़त्म, ये होता है क्या? ना, ऐसा नहीं होता। बिकॉज विंडोज़ तो आएंगी, आती रहती है, जैसे जर्नी आगे बढ़ती रहती है, विंडो आती रहती है। बट यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विंडो 0 to 5 years. वाई इज़ दैट सो? बीइंग अ चाइल्ड डिसेबिलिटी स्पेशलिस्ट, हमको ये देखा गया है, बहुत बार महसूस भी हुआ है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि अर्ली इंटरवेंशन का इंपॉर्टेंस, जितना पहले उतना अच्छा। इसका रीज़न सिर्फ एक है कि बच्चे का जो ब्रेन है वो लाइटनिंग स्पीड से कनेक्शंस बनाता है न्यूरॉन्स के एक दूसरे के साथ। जैसे हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, वैसे न्यूरॉन्स भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। जितने न्यूरॉन्स अच्छा से कनेक्टेड, जितने ज़्यादा, उतना बच्चा एक्स्ट्रा पोटेंशियल वाला। तो अगर बच्चा 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 5, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि अलग अलग एज में कुछ डेवलपमेंट्स बहुत फास्ट होते हैं, ठीक है, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, कॉग्निटिव का हो गया। तो अगर ये विंडो अगर मिस करी तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, जिसको बाद में कवर करने में टाइम लग जाता है। सो अगेन 0 to 5 years में जो भी डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से होता है, उसका हर पेरेंट्स को ध्यान देना है। मगर ऐसा नहीं कि अगर आप थेरेपी सेंटर लेट पहुंचे हो, 5 साल में पता चला बच्चा लेट बोल रहा है, मुझे अभी ज़रूरत है थेरेपी की, तो ऐसा नहीं हो कि 5 साल के बाद बच्चा डेवलप नहीं कर पाएगा। मगर वो डिपेंड करेगा फिर बच्चे की खुद की विलनेस पर और बच्चे की सीवियरिटी पर। सो अगेन विंडो इज़ गुड। दूसरी एक बात, कभी कभी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चा 2 साल का है, अभी तक नहीं बोलता, लेट्स वेट। बच्चा 3 साल का है, सोशल इंटीग्रेट नहीं होता, लेट्स वेट। यू नो दिस, ये विंडो में जो आपका क्वेश्चन है उसमें मैं इंटीग्रेट क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज पेरेंट्स को यही समझना है कि लेट्स वेट एक मेंटालिटी है। इंस्टिंक्ट तो पेरेंट्स का बोल रहा है कि भाई उसी की एज का दूसरा बच्चा बैबलिंग कर रहा है, सोशली इंटरेक्ट कर रहा है, या अच्छे से दौड़ भाग सब कर रहा है, मगर मेरा बच्चा नहीं कर पाता। मगर मेरे पेरेंट्स ने बोला है कि तू भी 5 साल में बोला था, तो लेट्स वेट। मेरे पेरेंट्स ने बोला कि तेरा चाचा तो 3 साल में दौड़ना सीखा था, लेट्स वेट। मेरे पेरेंट्स ने बोला, या मेरी चाई ने बोला, या मेरे पास वाले पड़ोसी ने बोला कि बच्चा ये सब कुछ नहीं होता, डॉक्टर्स या प्रोफेशनल्स तो बोलते रहते हैं, बच्चा अपने आप ही सब कुछ अचीव कर लेता है। सो ये जो लेट्स वेट वाली जो मेंटालिटी है, उसमें ये विंडो पेरेंट्स मिस कर जाते हैं। बिकॉज बच्चे का अगर अर्ली डायग्नोसिस हो रहा है, अगर पेरेंट्स अवेयर हैं, अलर्ट हैं, तो ऐसा कभी नहीं सोचिए कि बच्चे को जितना जल्दी थेरेपी सेंटर लेके जाओगे बच्चा टैग हो जाएगा कि XYZ प्रॉब्लम है, इश्यू है। नो, इट्स नेवर लाइक दैट। जितना पेरेंट्स बच्चे का जल्दी डायग्नोसिस करवाएंगे, उसकी प्रॉब्लम को समझ पाएंगे, उतना जल्दी उसको डिसेबिलिटी में से बाहर निकाल पाएंगे या नियर नॉर्मल कर पाएंगे, विच इज़ द बेस्ट वे टू टेक केयर ऑफ योर किड, है ना। बिकॉज समटाइम्स देखा गया है कि बच्चा सिर्फ 2 साल का है, अभी थोड़ा बहुत बैबलिंग कर रहा है, वर्ड्स नहीं आया, तो भी अगर थेरेपी सेंटर जाता है, वर्ड्स की प्रैक्टिस करना शुरू करता है, तो एक्सपोजर मिलता है। बिकॉज एज आई ऑलरेडी मैंशन, न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से एक्सपोजर का थोड़ा अभाव तो है ही, ठीक है। दूसरा
कि बच्चा पहले की तरह बहुत सारे बच्चों के साथ आजकल खेलने का टाइम नहीं मिल रहा, सब अपने अपने में बिजी हैं। तो व्हाट हैपन्स इन थेरेपी सेंटर, बच्चे को बहुत ज़्यादा सेंसेशन मिलेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, प्रैक्टिस मिलेगी। तो जो विंडो वाला जो टाइम है उसमें जितना बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा, पेरेंट्स को बाद में उतनी मेहनत या प्रॉब्लम कम फेस करनी पड़ेगी। नाउ दिस लैंड टू अनदर थिंग। 5 साल के बाद पेरेंट्स पूछते हैं सर ऐसा क्या हो जाता है कि बच्चे को ज़्यादा टाइम लगता है। नाउ थिंक अबाउट इट, अगर आज आप और मैं फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, फर्स्ट टाइम मैंने आपको देखा, आपने मुझे देखा, हमारे ब्रेन ने एक फोटो कैप्चर कर ली कि डॉक्टर अर्थ ऐसे दिखते हैं, सचिन सर ऐसे दिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप मिलेंगे, वी रिकॉल कि हाँ ये तो आप ही हो, ये तो मैं ही हूँ करके। बच्चा 5 साल के पहले पहले बहुत सारा सेंसरी, एनवायरमेंटल, लर्निंग, लैंग्वेज, बहुत सारे सेंसेशन लेता है टू ग्रो, टू लर्न। ठीक है, अब 5 साल के पहले पहले जितना मिल गया बच्चे ने उसी को सच माना है, फर्म माना है। अब इसमें कुछ भी गलत भी अगर अंदर गया तो 5 साल के बाद गलत को ठीक करो, बच्चे को उसकी हैबिट लगाओ, और प्रैक्टिकल फॉर्म में एप्लीकेबल करने के लिए बच्चे को खुद को टाइम लगता है कि उस प्रोसेस करना पड़ता है। गलत सीखा, अभी उसको छोड़ो, नया सीखो, फिर उसको प्रैक्टिस में डालो। दैट्स वाई 5 साल के बाद इंप्रूवमेंट में कुछ टाइम ज़्यादा लगता है, 5 साल के पहले इज द बेस्ट पीरियड। थैंक यू सो मच। आपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे से अवेयर किया इसके बारे में कि जो विंडो है 5 साल जी। वाला जो विंडो जी। है वहाँ कितना क्रूशियल होता है ये। यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि इंडिया में अभी 6%, लगभग 6% बच्चों में डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम है। साथ ही साथ 10 में से एक बच्चा जो लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार हो रहा है। इसमें पेरेंट्स को किन किन साइंस के बारे में देखना चाहिए, कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनसे पेरेंट्स अवेयर हो जाएं और जल्दी अपने बच्चे को किसी एक्सपर्ट को जाके दिखा सकें। सो बेसिकली वी कॉल दिस अ रेड फ्लैग। ठीक है, अभी रेड फ्लैग का मतलब यही होता है कि बच्चा अगर डेवलप सही से नहीं कर रहा है XYZ डेवलपमेंटल फेज में, तो पेरेंट्स क्या चीज़ों का ध्यान दे सकते हैं। सपोज जैसे आपने डिसलेक्सिया की बात की, तो या इट्स वेरी कॉमन नाउ डेज विद अवेयरनेस इन द सोसाइटी। पेरेंट्स बहुत जल्दी हमारे पास आते हैं कि मेरे बच्चे को ये एकेडमिकल इशू है, राइटिंग में बी की जगह स्मॉल बी की जगह स्मॉल डी लिख रहा है, पढ़ने में इशू है। सारी चीज़ें बहुत ईजीली आ रही है कंपेयर टू 2013 जब बच्चा 8-9 साल का था तब आते थे, अभी 5 साल में आ रहे हैं। सो दिस इज द अवेयरनेस इन द सोसाइटी बहुत बड़ी है। इसके पहले भी रेड फ्लैग्स होते हैं, जैसे कि अगर बच्चा 2 या 2.5 साल का है, बच्चा सही से भी साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाता। बच्चा 3 साल का है, उसको एक अल्फ़ाबेट आप सिखा रहे हो, सही से बोल नहीं पाता। बच्चा अभी 3-3.25 साल का है, वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, या फिर आप उसको जो कमांडिंग कर रहे हो एकेडमिकली कि शो मी दिस, वो नहीं कर पा रहा, या लेक ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको लग रहा है कि इसको इंटरेस्ट ही नहीं है। सी अगेन, इसमें 2 चीज़ें पेरेंट्स को समझनी है। एक ये कि हर बच्चे को आफ्टर दिस पॉडकास्ट हर पेरेंट्स को बोलूंगा कि ऐसा नहीं कि अपने बच्चे में ढूंढने बैठ जाओ विथ मैग्नीफाइंग ग्लास कि ये नहीं कर रहा, नो, ऐसा नहीं होता। पेरेंट्स को ये देखना है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर है तो ही एक्सपर्ट के पास जाइए, विदाउट नीड नहीं जाना, क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कुछ तो बताएंगे ही आपको। ऐसा ना हो कि आप स्ट्रेस में आ जाओ, बिकॉज समटाइम्स अगर हम बोलते हैं कि इसको कुछ नहीं है तो भी पेरेंट्स पूछते हैं कि इसको और शार्प बनाने के लिए हम क्या करें। आई हैव टू टेल देम काम डाउन, बच्चे को नेचुरली डेवलप होने दो, बच्चे को इशू नहीं है, नो नीड टू कम टू मी। आप आराम से घर पे बच्चे को डेवलप करो, बच्चे की टेक केयर करो, बट स्टिल पेरेंट्स वांट कुछ टिप्स दीजिए ना, ये आइंस्टाइन बन जाए। सो अगेन माई रिक्वेस्ट, पेरेंट्स डोंट मैग्नीफाई ऑल दिस प्रॉब्लम इन योर किड, बट येस पेरेंट्स जिनके बच्चे को ये प्रॉब्लम है, अगर आपका बच्चा स्कूल गोइंग है, आई मीन प्री स्कूल में जा रहा है, अगर टीचर्स या फिर वहाँ का एडमिशन आपको कुछ हाईलाइट कर रहा है, टेक अ नोट, कंसिडर करिए इस चीज़ों को। घर पे अगर आप देख रहे हो को कमांड फॉलो में उसको इश्यू आ रहा है, वो कुछ चीज़ें समझ नहीं पा रहा, टेक अ नोट एंड कंसल्ट योर एक्सपर्ट। दिस आर द रेड फ्लैग्स इनिशियली। बच्चा अगर 5 या 7 का है तो डेफिनेटली उसको सेंटेंस फॉर्मेशन या राइटिंग में इशू आएगा, आप पढ़ के पता चल जाएगा कि हैंड राइटिंग सही नहीं है, कुछ जंबल कर रहा है, वंबल कर रहा है वर्ड्स को, तो भी दिस आर द साइंस के पता चल रहा है कि बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी या एकेडमिकल कुछ इशू चल रहा है। एक्सपर्ट योर कंसल्ट। वेरी नाइस। हम डिसलेक्सिया की बात कर रहे हैं तो कैसे भूल सकते हैं, एक मूवी आई थी कुछ साल पहले, तारे जमी पर। जी। मुझे तो पहली बार इस टर्म के बारे में उसी मूवी के थ्रू पता चला था। तो व्हाट डू यू थिंक कि इस तरीके की मूवीज़ के आने से पेरेंट्स में अवेयरनेस बढ़ी है? Obviously, yeah, why not? See,
एज अ ह्यूमन सोसाइटी हम जो देखते हैं वही ज़्यादातर मानते हैं और उसी के हिसाब से अपनी लाइफ को डिज़ाइन भी करते हैं. बिफोर दैट मूवी एज ऑलरेडी यू टोल्ड ना कि आपको पता ही नहीं था. देर आर सो मैनी पीपल जिनको ये चीज़ पता ही नहीं थी. अनफॉर्चुनेटली वॉट हैपन इन द चाइल्ड डिसेबिलिटी फील्ड, जब तक अपने आसपास क्लोज फ्रेंड ग्रुप में या घर में किसी बच्चे को स्पेशल नीड नहीं है, तब तक इस ब्रांच को हम इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे, क्योंकि हमने देखा नहीं तो समझा नहीं तो वाई टू गिव इंपॉर्टेंस. मगर दिस इज माई अपील रिक्वेस्ट थ्रू योर पॉडकास्ट, जिनके घर में स्पेशल नीड किड है उनकी फैमिली को इमोशनल एक सपोर्ट की ज़रूरत हमेशा होती है. आप इतना कर दो कि उनके पेरेंट्स बहुत अच्छे से बच्चे का ध्यान दे रहे हैं, उनको थोड़ा समझिए, बच्चे को समझिए, इंक्लूजन के लिए बच्चे को हेल्प करिए, ताकि ऐसा नहीं कि इस बच्चे को प्रॉब्लम है, इसके साथ नहीं खेलो, इसके साथ ये नहीं करो. दिस इज अ वेरी रॉन्ग थिंग. सो मैनी टाइम्स वी हैव सीन इन द सोसाइटी. बच्चे को इंटीग्रेट करिए, साथ में खिलाइए विद प्रिकॉशंस ऑब्वियसली, बट इन फैमिली को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इमोशनल एज वेल एज और भी चीज़ों की. तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स. इसके अलावा ऐसी मूवी एक नहीं, बहुत सारी है. डिफरेंट टाइमलाइन टाइम जोन में ये मूवीज़ आती हैं. सोसाइटी में अवेयरनेस तो क्रिएट होती है, बट अवेयरनेस मैं इसी को गिनता हूँ कि जानने के बाद अप्लाई करना. अगर सोसाइटी अप्लाई करेगी तो डेफिनेटली वी कैन वर्क टूवर्ड्स अ गोल ऑफ इंक्लूजन ऑफ स्पेशल नीड किड. आपने बातचीत करी कि इस टाइप की मूवीज़ और भी हैं अपार्ट फ्रॉम तारे जमी पर, तो क्या पेरेंट्स को इस टाइप की और मूवी सजेस्ट करोगे आप, जो बच्चों के अवेयरनेस के बारे में उनको देखनी चाहिए? बीइंग अ प्रोफेशनल नहीं, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा. मैं ये बोलूँगा रादर देन टेकिंग इन्फॉर्मेशन वट एवर द मीडियम इज, हम मूवी देखिए ये सोचेंगे ये सारा जो दिखाएगा सब कुछ सही है ना. बट मैं ये बोलूँगा कि आपका बच्चा जो है इंडिविजुअल है, अलग है. तो अगर बच्चे को अगर स्पेशल नीड किड है तो आपके कंसल्टेंट या एक्सपर्ट को मिलिए, उनसे डिस्कस कीजिए, एंड देन फॉर अ सेक ऑफ जस्ट एंटरटेनमेंट मूवी देखना चाहते हो तो देखिए. अदरवाइज टू ग्रैब अ इन्फॉर्मेशन और फेक प्रोमिसेस मूवी नहीं देखिए, बिकॉज उसमें कुछ ज़्यादा ही फिर होप दे दिया जाता है, जो अगर अप्रूव नहीं होता या पेरेंट्स उसको रिच नहीं कर पाते, देन डिप्रेशन इज द मेजर कल्प्रिट देन ओवर. कुछ पेरेंट्स में देखा गया है, ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि बच्चा छोटा है और पेरेंट्स का हार्ट्स बिहेवियर टुवर्ड्स किड्स, राइट, छोटे बच्चे हैं घर में और पेरेंट्स आपस में झगड़ा कर रहे हैं या फिर उनसे भी हार्श लैंग्वेज में बात कर रहे हैं बच्चों से. इस पूरे सिचुएशन से बच्चे के दिमाग पर क्या असर पड़ता है? बिफोर गिविंग आंसर फॉर पेरेंट्स ना, मैं एक और चीज़ भी बोलता हूँ. देर आर सर्टेन थेरेपीज ऑल्सो जहाँ पर देर आर टू कॉन्सेप्ट है ना. वन इज अ पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, अनदर इज अ नेगेटिव री इन्फोर्समेंट. पॉजिटिव इन्फोर्समेंट मतलब बच्चा आप ये चीज़ करो या बोलो, आई गिव यू दिस चॉकलेट, सिंपल. तो बच्चा लालच में आके वो चीज़ करेगा, यू गिव चॉकलेट, बच्चा फील गुड करेगा, दैट इज अ पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट. अब बच्चे को सपोज चाहिए पानी, आप ये करो ये बोलो, नहीं तब तक पानी नहीं, भले 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप रो रहे हो, जब तक मेरी डिमांड पूरी नहीं हो रही तब तक आपको नहीं मिलेगा. जो सेकंड अप्रोच व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. ठीक है, उसमें व्हाट डू यू थिंक, बच्चा अच्छे से लर्न करेगा चीज़ को या बुरे से लर्न करेगा? आई वांट आंसर फ्रॉम यू. लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट कि अगर कोई भी पेरेंट्स, जो मैं मेरे तरीके से समझ पा रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव वे में बोला जा रहा है कि आप ये करो जी, ये नहीं ये करो जी, तो वहाँ कहीं ना कहीं उसका जो कनेक्शन है जी, जो प्यार वाला कनेक्शन है वो टूट जाएगा और वो सीख नहीं पाएगा. सो यू आर अग्री विथ मी ना, इसमें लव, कंपैशन, इमोशनल अटैचमेंट कम हो रहा है. तो डू यू थिंक बच्चे को लव, इमोशन ये कंसर्न से लर्निंग करना चाहिए या डरा के धमका के करना चाहिए? बिल्कुल प्यार से बच्चे को समझाएंगे. व्हाट हैपेंस, अगर जैसे बहुत सारे मूवीज में डायलॉग है, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट, कि आपका रिजल्ट कम आया तो नोटिस बोर्ड पे लगाएगा या कान में जाके बताएगा. वैसे आयन कम आया तो डॉक्टर कान में बताएगा, नोटिस बोर्ड पे लगाएगा. वैसे बच्चा जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं उसको प्रॉब्लम है, तभी वो हमारे पास आ रहा है. अब उसको कुछ नहीं आ रहा तभी हमारे पास आ रहा है, डेवलपमेंटली नहीं आ रहा, एक्शन में नहीं आ रहा. तो उसको लर्न करवाने के लिए मैं पर्सनली मानता हूँ प्यार से, कंपैशनेट, पॉजिटिव वे में लर्निंग होनी चाहिए. ठीक है, अगर वैसे होती है तो बच्चा परमानेंटली सीखता है. ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगता है उसमें, बिकॉज बच्चे का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, मगर साइकोलॉजिकल ब्लॉक, मेंटल ब्लॉक नहीं आता. बच्चा इमोशनली स्कैटर्ड नहीं होता.
जैसे मैंने बोला सर्टेन थेरेपीज के नाम के अंदर ये चीज़ें भी होती हैं। चलिए थेरेपी को छोड़ देते हैं इसमें से। अगर पेरेंट अगर ये चीज़ कर रहा है तो ऑन अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सोचिए, अगर थेरेपी में बच्चा ये चीज़ जो सफ़र कर रहा है 1 या 2 घंटा, ठीक है, घर पे पेरेंट्स के साथ 22 घंटा है, उसमें से मल्टीपल टाइम इन अ डे पेरेंट्स ने अगर थेरेपी में ये देखा है, वो घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं चीज़ को कि बेटा तेरे को ये चाहिए, जब तक तू नहीं बोलेगा या नहीं करेगा मैं चीज़ तेरे को नहीं दूंगा, नहीं दूंगी। थिंक अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे में एक्सप्रेशन का प्रॉब्लम है, समझ का नहीं, ठीक है ना। बच्चा समझ रहा है कि मुझे ये चाहिए, पेरेंट्स को मैं बोल रहा हूं मगर वो मुझे दे नहीं रहे, मेरे साथ जबरदस्ती हो रही है सम हाउ। अगर मेरे पास वर्ड्स नहीं है, वोकेबलरी नहीं है, आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेटिंग, बट वो लोग समझ रहे हैं फिर भी मुझे कर नहीं रहे, दे नहीं रहे। ठीक है, अप टू सर्टेन एक्सटेंट इज ओके, बट समटाइम्स इट्स ऑन एक्सट्रीम सिचुएशन। बच्चा डर जाता है, बच्चा मेंटली ब्लॉक हो जाता है, बच्चा जोन आउट हो जाता है, एंड देन पेरेंट्स आर थिंकिंग ये क्यों डेवलप नहीं हो रहा, क्यों नहीं कर रहा। अरे बाबा, आपने जो प्रोसेस फॉलो करी उसी में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अंडरस्टैंड द साइंटिफिक प्रोसेस, उसमें से भी आपका खुद का इंस्टिंक्ट। डोंट फोर्स योर किड फॉर एवरीथिंग, बिकॉज हर बच्चा हुसैन बोल्ट नहीं बन पाता, हर बच्चा सचिन नहीं बन पाता, हर बच्चा शाहरुख खान नहीं बन पाता। अलग अलग बच्चे का अलग अलग पोटेंशियल। आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल, नॉट डिसेबिलिटी, द एबिलिटी शुड बी आइडेंटिफाइड, और उसके अकॉर्डिंग गोल ओरिएंटेड वर्क करोगे तो बच्चा डेफिनेटली डेवलप कर पाएगा। और पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स ये समझते हैं देन स्काई इज द लिमिट। ड्यूरिंग योर कन्वर्जेशन आपने अभी बहुत अच्छे से समझाया कि पेरेंट्स का बच्चों के साथ कनेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, और लगातार हम इस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी समझना है कि जब भी कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को आपके साथ आपके पास लेकर आते हैं जो थोड़ा एबनॉर्मल महसूस कर रहे हैं, ऐसा सुना गया है और देखा भी गया है, कई बार बच्चे अपने आप को संभाल नहीं पाते, जो छोटे बच्चे हैं ड्यूरिंग थेरेपी वो शट डाउन हो जाते हैं, गिर जाते हैं, या फिर अनकॉन्शियस भी कई बार हो जाते हैं। बिल्कुल। हाउ डू यू जस्ट ब्रिंग देम बैक टुवर्ड्स थेरेपी? तो किस तरीके से मैनेज करते हो आप, अपनी टीम को किस तरीके से सिखाते हो इस चीज़ के बारे में? जी, सी दिस इज वन ऑफ द अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बिकॉज ऑन अ पर्सपेक्टिव ऑफ थेरेपिस्ट, ड्यूरिंग थेरेपी अगर बच्चा शट डाउन है या जोन आउट का मतलब आप और मैं बैठे हैं, आप बात कर रहे हो मगर मैं प्रेजेंट नहीं हूँ। अगर मैं प्रेजेंट नहीं हूँ तो आई विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर आस्किंग मी, व्हाई यू आर आस्किंग मी, हाउ शुड आई रिप्लाई, मुझे पता ही नहीं है। सो अगेन अपना जो लर्निंग है वो लूप कट हो गया। एवरीडे थेरेपी चलती है, रोज एक गोल लेके रोज कुछ प्रैक्टिस शायद रिपीट होती रहती है। रिपीट इसलिए होती है कि बच्चा उसको पूरा समझे, सीखे, सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली ग्रैब करे, वेन एवर नीडेड अप्लाई करे। सिंपल एज दैट, सिंपल वे में ये है। अगर मुझे थेरेपी में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा थेरेपिस्ट नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मेथड का ज़्यादा यूज़ कर रहा है, मुझे डर लग रहा है, या मुझे करना ही नहीं बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग कनेक्टेड विथ माई थेरेपिस्ट, ठीक है, और मैं बच्चा हूँ 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, फिजिकली नॉट डेवलपमेंटली, वो तो मैं और पीछे हूँ, दैट्स व्हाई आई एम कमिंग टू यू ना फॉर थेरेपी। अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो बच्चा जोन आउट हो जाता है, आई कॉन्टेक्ट नहीं करता, रिस्पॉन्ड नहीं करता थेरेपी में। फिर क्या होता है, अगर थेरेपिस्ट की बात नहीं समझ रहा तो बच्चे को झंझोड़ने में आता है, सुनो देखो मेरी तरफ, थोड़ा डराने वाला फेशियल एक्सप्रेशन, थोड़ा बच्चे को उछालना कि भाई जाग जा जाग जा। ये जागना नहीं होता। यू नीड टू अंडरस्टैंड बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, डर रहा है, कुछ और मैटर है। नो द मैटर, ट्राई टू सॉल्व फर्स्ट। समटाइम्स इवन दो विद पर्सपेक्टिव ऑफ पेरेंट्स होते हैं भाई मैंने 60 मिनट का सेशन लिया हुआ है, बच्चा 10 मिनट तो जोन आउट है अंदर, तो कुछ करो। प्रेशर फ्रॉम द पेरेंट्स इवन टू परफॉर्म ईच एंड एवरी टाइम 100% ड्यूरिंग टास्क। मैं हमेशा बोलता हूं अगर आप 24 डेज की भी थेरेपी मंथ में लेते हो, थिंक अबाउट कि 17-18 दिन ही थेरेपी बच्चा अटेंड करेगा। कुछ दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है, खराब है, उसका मूड नहीं है, जैसे हम में भी होता है, बच्चा अटेंटिव कम रहेगा। तो जब कब अटेंटिव है उस किस्म की थेरेपी कर लो, प्ले बेस ज़्यादा ले लो ताकि बच्चा इंटरेस्ट करके लर्न करे। वेन एवर ही इज मोर कॉन्शियस, लर्निंग में ज़्यादा फोकस करो। सो वी हैव टू मैनिपुलेट द थेरेपी शेड्यूल्स अकॉर्डिंग टू चाइल्ड्स डिमांड एंड मूड ऑल्सो। नाउ जब जोन आउट होता है आपको यही करना है कि थोड़ा बच्चे को टाइम देना है और उसको बैक टू एक्टिव जोन लेके आना है। कैसे? प्ले बेस्ड थेरेपी, मोर सेंस इंटीग्रेशन। आपने अगर थेरेपी सेंटर अगर सही से देखा है, जो अच्छा थेरेपी सेंटर है, तो देर इज अ सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी रूम बड़ा सा, जिसमें बहुत सारा सेंसरी बच्चे को मिलेगा। जंप हो गया, टेक्टाइल हो गया, विजुअल हो गया, ऑल्फैक्टरी हो गया। तो उसमें बच्चे को लेट्स एक्सप्लोर,
जैसे बच्चा एक्सप्लोर करेगा ही इज अबाउट टू बी इन द प्रेजेंट जोन. तो यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली, है ना. और पेरेंट्स को और थेरेपिस्ट दोनों को समझना पड़ेगा जोन आउट का रीजन. जोन आउट से एक चीज़ और कनेक्ट होती है. जी. जब आपके पास में ऑटिज्म और सेरिब्रल पॉल्सी वाले केसेस जो आते हैं, जी. क्योंकि उनके साथ में कम्युनिकेट करना बहुत टफ है. हाउ डू यू कम्युनिकेट विद सच काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज और या कहें एबनॉर्मलिटीज? तो आप किस तरीके से कनेक्ट करते हो उनके साथ में, ये थोड़ा समझाएं आप, क्योंकि पेरेंट्स ये समझना चाहते हैं. आई मीन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आप ये बोलना चाहते हो कि मैं कनेक्ट कैसे करता हूँ या कम्युनिकेट कैसे करता हूँ. आप कैसे कनेक्ट करते हो? कनेक्ट ना, देन दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन बिकॉज समटाइम्स पेरेंट्स आस्क कर कम्युनिकेशन या स्पीच बच्चे का डेवलप करो. नाउ टुवर्ड्स गोइंग योर आंसर टू आंसर योर क्वेश्चन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अंडरस्टैंड बच्चे से कनेक्ट करने का मतलब क्या है. बच्चे को समझना, उस पर अटेंशन देना, बच्चे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उसको समझना. सो इनिशियली वी हैव अ प्रोसेस इन अवर क्लिनिक कि कोई भी अगर नया बच्चा थेरेपी के लिए एनरोल हो रहा है, इनिशियल 3 days आर जस्ट प्ले बेस्ड कनेक्शन डेज, जो इनिशियल हम असेस भी करते हैं, जिसमें मेरा थेरेपिस्ट खुद बच्चा बन जाएगा, बच्चे के साथ खेलेगा, उसको मजे करने देगा. मुझे कहीं प्रूफ नहीं करना है पेरेंट्स को कि फर्स्ट स्टेप मेरे पास आ रहा हो, देखो मेरे पास कितनी स्किल्स है, कितना क्लिनिक मेरा अच्छा है, क्या क्या मैं दे सकता हूँ. नो, हम कोशिश करेंगे आपका बच्चा बच्चा है, मेरा थेरेपिस्ट बच्चा है, खेलने दो, मजे करने दो, एक दूसरे से बॉन्ड बनाने दो. बिकॉज व्हाट हैपन्स इफ यू वांट अ लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट, परमानेंट इंप्रूवमेंट, बच्चों की थेरेपी में बच्चों की विलनेस इज वन ऑफ द मेन थिंग जिसको आपको ग्रैब करना है. बच्चों के साथ में कनेक्ट किया, बच्चा विलनेस दिखाएगा. बच्चों को फर्स्ट डे से डरा दिया, बच्चों पर प्रेशराइज किया, बच्चा विलनेस दिखाएगा ही नहीं. बच्चा फील करेगा मुझे यहाँ आके प्रेशराइज होता है, मुझे नहीं आना, मुझे नहीं करना. अगर ये फीलिंग आ गई बच्चे में, देन बच्चा इज नॉट गोइंग टू कोप अप विथ यू फॉर द थेरेपी. नहीं करेगा, इंप्रूवमेंट नहीं आएगा. लॉन्ग रन में क्या होगा, वही पॉइंट जो मैंने बोला था, पेरेंट्स विल बी डिससेटिस्फाइड. क्यों? इंप्रूवमेंट ही नहीं आ रहा. क्यों नहीं आ रहा? इनिशियल फेज में बच्चे को आपने एसोसिएट नहीं किया, आपने से दूर कर दिया. समझ रहे हो मेरी बात? तो ये चीजें हैं, इसका हमेशा ध्यान देना पड़ेगा. यानी कि बच्चे के साथ एक बार कनेक्शन आपने बैठा लिया, यस, या अब बच्चे को समझ भी लिया है आपने, तो आपके लिए ये भी आसान हो जाता है कि अब थेरेपी जो है वो अच्छे से दी जा सकती है. एब्सोल्युटली. इसमें एम्पैथी का रोल कितना है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज एम्पथी नॉट फ्रॉम थेरेप्यूटिकल पर्पस. बच्चा एम्पथी समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग बच्चे के पास होनी चाहिए. ठीक है, एम्पैथी को एक्सप्लेन करने के लिए बच्चे के पास वोकेबलरी होनी चाहिए. सो अगेन आई ऑलवेज यूज टू टेल द पेरेंट्स, जब बच्चे का वो लोग बोलते हैं ना कि सर मेरा बच्चा बोलता नहीं है, मैं क्या बोलता हूँ, बोलता नहीं है ये क्वेश्चन है या कम्युनिकेशन नहीं है ये क्वेश्चन है. कम्युनिकेशन एंड स्पीच इज अ डिफरेंट थिंग. स्पीच मतलब बोलना, कोई भी लैंग्वेज में कुछ भी आवाज़ निकालना, वो तो बच्चे को आता है, मोस्ट ऑफ टाइम आता है. कम्युनिकेशन बच्चे को नहीं आता. क्यों? बच्चे के पास एम्पैथी का कॉन्सेप्ट नहीं है, माइट बी प्रॉपर वोकेबलरी नहीं है, माइट बी बच्चा इमोशनली पेरेंट्स या थेरेपिस्ट से इतना अटैच ही नहीं है कि उसको इमोशनल रेगुलेशन या इमोशन कैसे दिखाना पता ही नहीं है. सो व्हेन यू हैव एम्पैथी, बच्चा अच्छे से कम्युनिकेट भी करता है. दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस. जिस बच्चे को, जैसे एक बच्चा हमारे पास था, दे केम फ्रॉम वेरी पेरीफेरी, आई थिंक महसाणा से आगे कहीं का बच्चा आया था. मदर और बच्चा सिर्फ यहाँ पर रुके थे फॉर ऑलमोस्ट 1 year, पूरी फैमिली वहाँ पर. वो बच्चे की मदर, वाई आई एम सेइंग, बिकॉज हाँ यहाँ होता है ना कि अगर हम थेरेपी में जाते हैं तो वेल ड्रेस्ड होके जाना है, बिकॉज दूसरी औरतें देख रही हैं, दूसरे लोग देख रहे हैं, मैं ये कुछ नहीं कर पाऊंगा ड्यूरिंग थेरेपी. वो लड़के की मदर ने विथ जस्ट 1 guideline, मैंने इतना ही बोला था, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा बोले समझे, आप खुद थोड़े पागल बन जाओ, किडिश बन जाओ, बच्चे को प्यार से बुलाओ, खिलाओ, गाओ, नाचो, कूदो, मजे करो. बच्चा आपको ऑब्जर्व करेगा, मेरी मम्मी कर रही है मुझे भी करना है, वो कनेक्ट करेगा. ड्यूरिंग थेरेपी उसकी मम्मी खड़े होकर बीच में डांस करती थी, गाती थी. वो बच्चा आज संस्कृत के सारे श्लोक बोलता है जो आप और मैं शायद ना बोल पाए, वो भी वो कर लेता है. मेरा उसमें वो ज़्यादा हाथ नहीं है, वो उसकी मम्मी का हाथ है. सो पेरेंट्स की भी एम्पैथी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये. और साथ ही साथ मुझे लगता है कि थेरेपिस्ट का भी एम्पैथेटिक होना टुवर्ड्स किड जी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? ऑब्वियसली राइट. यहाँ से एक और क्वेश्चन है कि जब भी आप थेरेपी देते हो, आपकी टीम है, बच्चे को थेरेपी देना स्टार्ट कर दिया है, फिजिकल एबिलिटी के साथ साथ क्या बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है? नंबर 1, कॉग्निटिव स्किल्स भी डेवलप होती है, रेजिलियंस भी डेवलप होता है.
क्या सिर्फ फिजिकल एबिलिटी में ही फोकस ज़्यादा रहता है? इन तीनों चारों चीज़ों के बारे में आप प्लीज समझाइए। सी जैसे सेतु में हमारी टैग लाइन है ब्रिजिंग गैप्स। आपकी लाइफ में या बच्चे के डेवलपमेंट में जो भी गैप्स हैं वी ट्राई टू fill the gaps, right? Rather it's a motor issue, rather it's a cognitive issue, it's a speech language issue और social issue। ये देखा गया है आइडियली कि जो बच्चा चल नहीं पाता मगर समझ पाता है, डू यू थिंक उसको वो फील नहीं होता कि मेरी उम्र के दूसरे बच्चे खेल रहे हैं, मैं नहीं खेल पाता, तो उसको वो इमोशनल एक ब्लॉक आता है कि यस आई एम नॉट एबल टू डू इट। बच्चा नहीं सोच पाता कि दूसरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मैं नहीं जा पा रहा। ये सारे फीलिंग्स दे आर हैविंग, द ओनली थिंग इज कि वो एक्सप्रेस नहीं करते। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज विद द राइट थेरेपी, विद द राइट टाइम एंड राइट अप्रोच, अगर बच्चा जो उसका लेकिंग पार्ट है वो डेवलप कर लेता है तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, सारे के सारे डेवलपमेंट बूस्टअप होते हैं और अल्टीमेटली he can or she can be independent in all the aspects. This is one of the very most important thing. जैसे एक लड़की हमारे पास थी, this is one of the very closest case to my heart also because it was very initial of my career. She came to us in 2014 or 15 when she was almost 3. बहुत सारी जगह गई थी, जैसे मैंने बोला कि बहुत बार ये सब होता है कि 6 महीने में हो जाएगी बच्ची, 1 साल में हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। उसके बाद हमारे पास आए थे, उन्होंने कम से कम मुझे जहाँ तक याद है मेरे पास 7-8 साल थेरेपी ली है। हाँ, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। ड्यूरिंग कोविड उनके साथ जितने भी दूसरे बच्चे थे उन सब ने थेरेपी बंद कर दी, वो लड़की ने थेरेपी बंद नहीं करी। दिस ईयर वेरी इनिशियल, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने फब या मार्च में उसको डिस्चार्ज किया। शी वॉज स्पास्टिक डायबिटिक सीपी गर्ल। वो लड़की आज अपने पैरों पर है, चल सकती है, सीढ़ी चढ़ सकती है, उतर सकती है, वो गरबा भी गाती है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज पेरेंट्स अगर कंसिस्टेंटली ट्रस्ट करेंगे थेरेपी की प्रोसेस में तो देर इज नो डिसेबिलिटी जो आपके बच्चे की एबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करेगी। सो पेरेंट्स अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल आपका यही है, इंस्टिंक्ट पर भरोसा करिए एंड बच्चे को प्रोसेस में हेल्प करिए। यहाँ से जो आपने बात कही है कि इंस्टिंक्ट पे भरोसा करें, साथ ही साथ बच्चे को समझने की कोशिश करें। आज की भागदौड़ी भरी जिंदगी में हम देख रहे हैं पेरेंट्स वर्किंग है, राइट, अपने छोटे से बच्चे को कुछ महीने यानी कि 10-12 महीने के बच्चे को डे केयर के थ्रू उनका ध्यान रखवाते हैं, राइट। तो ये थोड़ा क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, राइट। तो मुझे ये जानना है कि उस टाइम डे केयर में रखना बच्चे के लिए कितना इम्पैक्टफुल होगा, तो और पेरेंट्स को इससे क्या सीखना चाहिए और किस तरीके के डिसीजन लेने चाहिए, प्लीज। देखिए, अगर बच्चे को डे केयर में रखना तो देयर शुड बी अ वन एज, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे का बर्थ हुआ 6 महीने का आपने डे केयर में रख दिया, वॉट एवर यू आर बिजी, ठीक है ना। हाँ, ये एक एज, जैसे कि बच्चा अगर 18 महीने का है, 2 साल का है, नाउ उसका सोशल डेवलपमेंट, थोड़ा बहुत बोलना आ गया, चलना सब कुछ कर लेता बच्चा, डे केयर में रख सकते हो, मना नहीं है, मगर दैट शुड बी अ चेकलिस्ट कि डे केयर का एटमोसफियर कैसा है, वहाँ के केयर गेटर मतलब जो आया बहन है वहाँ जो बच्चे का ध्यान देंगे, या एडमिनिस्ट्रेटिव कैसा है। सो पेरेंट्स शुड हैव चेकलिस्ट, एनवायरमेंट, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, हाइजीन, बच्चे की एक्टिविटीज़ क्या है वहाँ पर। एक्टिविटी शुड बी लर्निंग बेस, जहाँ पर बच्चे का ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। अगर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही है तो डेफिनेटली वो रख सकते हैं, बिकॉज जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेट्रो सिटीज़ में मोस्टली बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, न्यूक्लियर फैमिली, इस वजह से तो रख सकते हो। बट इफ़ यू हैव चांस के घर पे बड़े बूढ़े हैं, वो बच्चे को डेवलप कर सकते हैं, रख सकते हैं अपने पास, या फिर अगर 2 में से 1 वर्किंग है तो बेस्ट आपके पास रहेगा। बच्चा इमोशनल ज़्यादा कनेक्ट करेगा, एम्पैथाइज ज़्यादा करेगा, जल्दी से एक्सप्रेस करना सीखेगा, बिकॉज इट्स द 1-to-1। एब्सोल्युटली। और बात भी बिल्कुल सही होनी चाहिए इसमें कि पेरेंट्स के लिए छोटा बच्चा है, उनको भी समझना पड़ेगा कि हमारा ही बच्चा है, हमें ही ध्यान रखना पड़ेगा, बिल्कुल, कनेक्शन हमें ही बिल्ड करना है इसके साथ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी यहाँ पर ये पेरेंट्स को समझना पड़ेगा, आपका बच्चा है, आपका ही है, इस वजह से आपको ही करना है। कितना भी एज अ थेरेपिस्ट हम लोग या मेडिकल प्रोफेशनल आपको हेल्प करें, अल्टीमेटली आपका रोल, आपकी जर्नी, वी आर जस्ट हेल्पिंग यू। तो जब आप पेरेंट्स को ये सलाह दे ही रहे हैं तो कोई 4 से 5 ऐसी बातें बताइए पेरेंट्स को कि उनको अपने बच्चे को शुरुआत के 4 से 5 साल का जो टाइम है, कौन कौन सी ऐसी हैबिट्स अपनानी चाहिए पेरेंट्स को जो अपने बच्चे के साथ उनको करनी है। 2 चीज़ों में आंसर हम कनेक्ट कर पाएंगे या कन्वे कर पाएंगे। एक, हर वो पेरेंट्स के लिए जो फिलहाल पेरेंट्स बने हैं, ठीक है, बच्चे के साथ हमेशा मी टाइम के लिए समय निकालिए।
फ्लो टाइम दीजिए, बच्चे के साथ खेलिए, गाइए, हग कीजिए, बच्चे को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करिए, सुनिए वो क्या कह रहा है। शायद बच्चा रिस्पॉन्स करे या ना करे, बच्चा बहुत छोटा है, भूल जाइए कि बच्चे के साथ आपको सामने से रिस्पॉन्स चाहिए, बस यू जस्ट एक्सप्रेस योर फीलिंग विद किड्स। बच्चा डेफिनेटली सब देखता है, समझता है, दिमाग के अंदर ले रहा है, सही समय आने पर आपको सामने वो रिप्लाई भी करेगा। नाउ फेज 2, इफ यू नो योर चाइल्ड इज स्पेशल नीड किड, सबसे पहले पेरेंट्स बी स्ट्रॉन्ग, आप जितने स्ट्रॉन्ग आपकी जर्नी उतनी स्मूथ। सेकेंड पार्ट, एक्सेप्ट योर चाइल्ड्स कंडीशन एंड फाइंड आउट द एबिलिटीज ऑफ योर किड। प्रैक्टिकल गोल बनाइएगा, आपके थेरेपी से हमेशा डिस्कस करिएगा थेरेपी में क्या चल रहा है, नेक्स्ट व्हाट दे आर गोइंग टू डू। ऐसा नहीं हो सकता कि थेरेपी में एवरी मंथ एवरी 3 मंथ कुछ नई चीजें ऐड करी जाए, पुरानी चीजें निकाल दी जाए। जब तक बच्चा डेवलप नहीं होता विथ XYZ गोल्स, तब तक कुछ चीजें कॉन्स्टेंटली हमको आगे बढ़ानी पड़ेंगी। दूसरा, जो प्रैक्टिकल गोल है उसमें हमेशा हमेशा ये चीज का ध्यान दीजिए कि इंडिपेंडेंट शुड बी हायर ऑन द गोल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ किड शुड बी देयर। ऐसा नहीं कि बस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग हो या ना हो, बस बोलना आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मेन फोकस रहेगा बच्चे का अंडरस्टैंडिंग। तीसरा, जर्नी थोड़ी ऑफ बीट है, आप जितने खुश रहोगे, हस्बैंड वाइफ फैमिली, जितना एक दूसरे के साथ प्यार से आगे बढ़ोगे बच्चे को लेके, उतना आप लोग लंबा आगे जा पाओगे, बिकॉज हम सिर्फ आपको गाइड करेंगे, बढ़ना चलना आपको ही है। तो आई विश ऑल द वेरी बेस्ट इस जर्नी में। कहीं पर भी अगर आपको लग रहा है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, आस्क फॉर हेल्प, आस्क फॉर सजेशंस, बट फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स। थैंक यू सो मच। आपने पेरेंट्स को ये तो बताया कि उनको क्या करना चाहिए जी अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए। जी, आप हमारे पेरेंट्स को ये भी बताइए कि क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी कुछ 4-5 बातें हैं जो पेरेंट्स को अपने बच्चे के साथ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, प्लीज़। जल्दबाजी, हाँ ना, यहाँ बच्चों का अटेंशन स्पान कम है वो इशू नहीं है, पेरेंट्स का भी पेशेंस कम है ना। वी अग्री पर्सनली कि इमोशनल जर्नी हो गई है बहुत ज़्यादा, वी आर शैटर्ड इमोशनली इनसाइड, बट प्रोसेस में टाइम लगेगा। सो कभी भी जल्दबाजी नहीं करिए। बहुत बार मैंने कंसल्टिंग में देखा है कि बच्चा अगर हमारे सामने परफॉर्म नहीं करता तो मम्मी पापा पीटना शुरू कर देते हैं। नेवर एवर टच और नेवर एवर हार्म योर किड फिजिकली, इमोशनली और मेंटली, बिकॉज वो चीज़ें बच्चा आगे जाके आपके साथ भी कर सकता है, बिकॉज जो देख रहा है वही सीखेगा। तीसरी बात, नेवर एवर लूज होप। बच्चा आपकी थेरेपी, आपके पेरेंटिंग को रिस्पॉन्ड करे ना करे, यू शुड कीप ट्राइंग एंड ट्राइंग, बिकॉज कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो बेटरमेंट मिलेगा। अगर आप हथियार डाल दोगे तो देयर इज नो होप कि आप बैटल जीत पाओगे। एंड दिस इज वन काइंड ऑफ बैटल, पेरेंट्स की पेशेंस, खुद का पेशेंस और बच्चे के डेवलपमेंट को लेके। सो ऑलवेज बी ऑन टोज, दिस इज माई गोल्डन लाइन फॉर पेरेंट्स। ये बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं जो आपने पेरेंट्स के साथ शेयर करी हैं, और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा पेरेंट्स को जो अभी फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बने हैं, या फिर जिनके बच्चे थोड़े से एबनॉर्मल हैं, फिजिकली डिसेबल हैं लिटिल बिट, या फिर थोड़ा सा अच्छे तरीके से परफॉर्म या प्रोग्रेस उनकी नहीं हो पा रही है। आपने बहुत अच्छे से हमारे क्वेश्चंस का आंसर किया, और आपने सजेशंस भी दिए पेरेंट्स को जो उनके बहुत काम आएंगे। और आपने जिस तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, सेतु चाइल्ड डेवलपमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की है अहमदाबाद के अंदर, और बहुत सारे लोगों को आप ट्रीट करते हो, और होप बने हुए हो लोगों के लिए, अब उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लोगों को। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन और पॉडकास्ट एपिसोड, आपने कहा था कि आप रिसेंटली आपका बच्चा, पहले तो मैं जानना चाहूँगा उसका नाम क्या है, नंबर 2 मैं ये जानना चाहूँगा आप घूमने गए थे कहीं लेकर अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ जी, और कहाँ पे गए थे आप, ये दोनों बातें बताइए। ओके, दिस इज वेरी पर्सनल क्वेश्चन, बट या उसका नाम मोक्ष है, ही जस्ट टर्न 5, और जैसे मैंने पेरेंट्स को सजेशन दिया है कि 0 to 5 years आर क्रूशियल, ट्रस्ट मी, हम इस ब्रांच में काम करते हैं ना, तो समटाइम्स, नॉट समटाइम्स, ऑलवेज बैक ऑफ द माइंड ये प्रॉब्लम दिमाग में चलता रहता है कि अपने बच्चे का हम ट्रैक तो कर रहे हैं ना, कुछ हो ना जाए। सो इफ यू ट्रैक माई जर्नी बिफोर 2020, सेतु बहुत सारी चीज़ें करता रहता था, जैसे थेरेपी कॉन्फ्रेंसिस का ऑर्गेनाइजेशन करते थे गुजरात स्टेट लेवल पर, बहुत सारी टीवी इंटरव्यूज, ये बहुत सारी प्रोफेशनल चीज़ें करते थे। व्हेन माई चाइल्ड केम, मी एंड माई बेटर हाफ बोथ थिंक लेट्स टेक अ पॉज लिटिल बिट, अभी अपनी प्रायोरिटी कुछ और है, काम तो चलता ही रहेगा, प्रायोरिटी पर फोकस करो। नाउ ही टर्न 5,
ठीक है, तो अगेन वी आर फोकसिंग ऑन बोथ द थिंग्स नाउ, पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, बोथ द थिंग्स। और घूमने यहीं गए थे आसपास अहमदाबाद में विथ बच्चे के फ्रेंड्स की फैमिली के साथ गए थे, सो दैट उन बच्चा अपना मज़ा करे, हम लोग अपने मज़े करें। एंजॉइंग लॉट। वेरी नाइस। एक गेट टुगेदर भी हो जाता है इस बहाने। ऑब्वियसली यस। तो इन क्वेश्चंस के बाद अब हमारे पास एक और छोटा सा आई वुड से एक सेगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं रैपिड फायर। तो रैपिड फायर में आपके पास में थोड़ा जल्दी से आंसर करना है आपको, राइट? आर यू रेडी फॉर दैट? ऑलवेज। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। कौन सी ऐसी डेली रिचुअल है जो आप कभी भी स्किप नहीं करते घर से निकलते टाइम? First and foremost, consistency. Second, we have more than 70 qualified and experienced सेतु टीम member. Main thing वही है कि हमारी टीम इज नॉट अ टीम, एक्चुअली दे आर द ओनर ऑफ सेतु। जितना उनका सपोर्ट अच्छा है उतना वी कैन एक्सपांड। बेसिकली क्या होता है एक्सपांशन में, वाई मोस्ट ऑफ द पीपल आर फीलिंग, एक्सपांड तो कर लेते हैं, देन मैनेजमेंट, मोनिटराइजेशन, ये प्रॉब्लम होता है। वी आर लकी इनफ कि हमारी टीम इतनी अच्छी है कि वॉट एवर वी आर डूइंग, ब्रांच हेड हमारे हैं, एचओडीज होते हैं, देन क्लिनिकल थेरेपिस्ट, सो इट्स अ हायरार्की सिस्टम। सो हर पेशेंट का रोज मॉनिटराइजेशन होता है, उनकी अपडेट्स होती है, एंड मंथली हमारे यहाँ फॉलोअप्स होते हैं विथ रिटर्न फाइलिंग एंड एवरीथिंग। सो बातें हमारे यहाँ हवा में थोड़ी कम, राइटिंग में ज़्यादा होती हैं। जो बच्चे का इंप्रूवमेंट है वो भी लिख के देते हैं हम, और कभी पेरेंट्स कुछ चीज़ नहीं मानते तो भी मैं लिख के देता हूँ कि आपने ये बात नहीं मानी, हमको ब्लेम नहीं करना। So everything is written. So this is how we actually follow one kind of army discipline. जैसा कि हम रैपिड फायर की बात कर ही रहे हैं, तो रैपिड फायर में आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू रीड बुक्स? Yes, sometimes, not often because of this schedule, but yeah, I used to read. कभी कभी अभी भी पढ़ते हैं। ओके, कोई ऐसी बुक जो आपके बहुत क्लोज है, जो आपको पढ़ के बहुत मज़ा आया? कोई भी बुक हो सकती है, आपकी एकेडमिक बुक हो सकती है, या फिर कोई नॉन एकेडमिक बुक भी हो सकती है, कोई एक बुक। There are many more, but personally I would say, because I'm little spiritual person, so I love Gita. वो पढ़ने में मज़ा भी आता है, every time something new learning. ग्रेट, क्योंकि ये कहा भी जाता है कि गीता को आप जब भी पढ़ो कुछ नया ही मिलता न्यू है, आंसर वी गेट, और अलग अलग लाइफ की स्टेज में आप पढ़ते हो तो और नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। विथ इम्प्रूवमेंट ऑफ योर लाइफ, विथ एजिंग यू गेट न्यू आंसर्स। एज अ गुजराती, राइट, तो खाने का तो प्यार हमेशा रहेगा। हाँ, फेवरेट फूड क्या है आपका? ऑब्वियसली गुजराती थाली। मेरा परिवार फेडअप है मेरे से। जब भी हम आउटिंग का सोचते हैं कहीं पर, जैसे कि बर्थडे सेलिब्रेशन कुछ हो गया, पर्सनली अगर मेरा बर्थडे है, दे आस्क कहाँ जाएंगे खाने, चलो गुजराती थाली खावा। दिस इज द थिंग आई यूज टू से। सो बेसिकली आई लव गुजराती थाली, दिस इज माई सोल फूड। व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम? यानी जब भी आपको टाइम मिला, वैसे तो बहुत हेक्टिक लाइफ होगी आपकी, जब भी आपको टाइम मिला, फ्री है, तब आप क्या करते हो? प्रायोरिटी मोक्ष, उसके साथ खेलना, उसके फ्रेंड्स के साथ खेलना। जब भी टाइम मिलता है हम लोग सब, उसके फ्रेंड 2 साल बड़े छोटे सब मिलके हाइड एंड सीक खेलते हैं। एंड वेयर आई लिव ना, सब मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं तू फ्री होता है तो ये क्या करता रहता है इनके साथ। एंड आई यूज टू से, वो उनका स्ट्रेस बस्टर नहीं, वो मेरा स्ट्रेस बस्टर उनके साथ खेलना। सो वन थिंग, और अगर कहीं और कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल गया तो आई यूज टू प्ले स्पोर्ट्स। मुझे बहुत स्पोर्ट पसंद है, खेलना, देखना थोड़ा कम, मगर देखना, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, मुझे खेलना पसंद है ज़्यादा। मूवीज़ देखते हैं आप? हाँ, काफ़ी बार। कौन सी फेवरेट मूवी है आपकी? ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। ओके, बिकॉज कभी कभी तो ऐसा होता है कि मेंटल स्ट्रेस रिलीज करने के लिए कुछ दिखाते हैं। अगर टाइम मिल जाता है बीच में तो कुछ दिखाते हैं, बट या ऑब्वियसली कुछ सेंसिटिव मूवीज़ हैं जिनको देखना पसंद करते हैं। जैसे आपने बोला तारे ज़मीन पर है, या फिर रिसेंटली सितारे ज़मीन पर, वो भी देखी। कुछ चीज़ें पसंद भी आई, कुछ चीज़ें एज अ प्रोफेशनल थोड़ा लगा कि ओवर हो गया। सो दैट काइंड ऑफ मूवी आई पर्सनली लाइक। एंड ऑब्वियसली जिसमें जहाँ पर देश की बात हो, आर्मी बेस्ड मूवीज़ या स्वदेश जैसे मूवी शाहरुख खान की, आई पर्सनली लाइक दैट काइंड ऑफ सेंसिटिव मूवीज़। ग्रेट। आपके लिए लाइफ में इंस्पिरेशन कौन है, जिसको आप आइडलाइज करते हैं, जिससे आप इंस्पायर होते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पेरेंट्स ऑब्वियसली, एंड सेकेंडली माई बेटर हाफ,
बिकॉज ये मेरे पूरे स्टाफ को, या जो मुझे क्लोजली जानते हैं, सबको पता है कि मेरा विजन कुछ और था ड्यूरिंग स्टडीज़। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो उनके विजन पर डिपेंडिंग है। सो इट इज़ लाइक चाणक्य चंद्रगुप्त जोड़ी। दिखता भले आपको चंद्रगुप्त है, पीछे बैकमाइंड चाणक्य कुछ और चलता रहता है। सो अगेन शी इज़ बैकबोन ऑफ माई लाइफ एंड शी इज़ इंस्पिरेशन। ग्रेट। तो मुझे बहुत क्यूरियस क्वेश्चन है यहाँ से कि जनरली हम अपने पार्टनर्स की इतनी रिस्पेक्ट और सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन कभी उनकी तारीफ नहीं कर पाते, उनके बारे में बता नहीं पाते जी। तो ऑन कैमरा कौन सी ऐसी 2 बातें हैं जो आपको अपने बेटर हाफ की बहुत अच्छी लगती हैं? आप कैमरा के सामने बताइए ताकि जब वो सुने उनको बहुत अच्छा लगेगा। यू गॉट मी नाउ। सो एक चीज़, अगर वो कुछ सोच लेते हैं ना कि ये करना ही है, तो वो लग जाते हैं करने के लिए और वो करके ही मानेंगे। मेरा थोड़ा ऐसा है कि अगर कर रहा हूँ इजीली हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मैं स्विच कर सकता हूँ, मगर वो लगे रहते हैं। दैट क्वालिटीज़ एक्चुअली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लीडरशिप क्वालिटी में ये होना चाहिए, वो जो उनमें है उसकी वजह से ही हम ये सारी चीज़ें एक्सपेंशन भी कर पा रहे हैं और उसके पीछे लगे रहते हैं। दूसरा ये कि शी इज़ इमोशनली वेरी अटैच विथ ऑल द पीपल सराउंडेड बाय बोथ ऑफ अस। लाइक हमारी जो टीम है, शी नोज किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या मेंटल है, इमोशनल सपोर्ट किसको चाहिए। इवन शी नोज किस पेरेंट्स के घर में क्या चल रहा है, तो वो भी शायद पेरेंट्स को नहीं बता पाते। बिकॉज सी वी आर कंसल्टेंट, तुम पेरेंट्स से रोज शायद मिले ना मिले। सो कभी अगर फर्स्ट फॉलोअप में या बताएंगे ना, पेरेंट्स विल शॉक कि इसको कैसे पता। सो हम उस चीज़ के बारे में हमारे थेरेपिस्ट को इन्फॉर्म करते हैं। वो उनके क्वालिटी है कि वो चाहते हैं कि वो सबकी टेक केयर कर ले प्यार से। दैट 2 थिंग्स आई रियली एडमायर ऑफ हर। Really nice. Last but not the least, one simple advice you would like to give to the parents जिनके बच्चे अभी 5 साल से कम के एज के हैं। One simple advice, please. स्क्रीनिंग ऑफ योर चाइल्ड्स डेवलपमेंट करवाइए। आपके पीडियाट्रिशियन, न्यूरो पीडियाट्रिशियन, डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन, आपके एक्सपर्ट थेरेपिस्ट, स्क्रीनिंग करवाना चाहिए। जितना जल्दी जानोगे उतना जल्दी हेल्प ले पाओगे। दूसरा, हर चीज़ को मैग्नीफाई नहीं करिएगा। तीसरा, जो मुझे पर्सनली बोलना है कि एक बार पता चले कि बच्चे को कोई इश्यू है तो प्लीज़ एक्ट करिए, डोंट वेट फॉर इट। बिकॉज अगर आपके प्रोफेशनल ने बोला है तो बस सिर्फ बोला नहीं है, कुछ होगा तो ही बोला है। ट्रस्ट देम बिकॉज दे ऑल्सो नीड योर ट्रस्ट फॉर द थेरेपी, है ना। तो प्लीज़ फोकस ऑन इट। आखिर में आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं और आपकी इस कॉन्वर्जेसन से मुझे लगता है लाखों पेरेंट्स को अवेयरनेस मिलेगी, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं बहुत टाइम से सोच रहा था और बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं, अवेयरनेस कम है। आपने बहुत ही सिंपल वे में पेरेंट्स को समझाया है और ऑन बिहाफ ऑफ द ऑल द पेरेंट्स जो आपको देखेंगे, Yes. मैं पहले से ही थैंक यू बोल देता हूँ। राइट, थैंक यू। उसके अलावा एक बात और मुझे जाननी है, आपको द वाइट कोट पॉडकास्ट में आकर कैसा लगा? ऑनेस्टली बहुत मज़ा आया। इनिशियली आई वॉज लिटिल क्यूरियस, क्या करेंगे कैसे करेंगे, बट एटमोसफियर इतना अच्छा है और पर्सनली विथ यू एंड योर टीम ऐसा लगा जैसे कि मैं कोई इंटरव्यू नहीं कर रहा, इट्स जस्ट कम्युनिकेशन एंड कन्वर्सेशन। और ऐसे ही जैसे मैं अपने हर पेरेंट्स को बात करता हूँ उनके बच्चे के रिगार्डिंग वेन एवर दे आर आस्किंग क्वेश्चंस। सो आई रियली लव्ड इट, बहुत मज़ा आया। होपफुली नेक्स्ट सेशन में मिलते रहेंगे हम लोग। डेफिनेटली मिलेंगे हम और अवेयर करेंगे लोगों को। द वाइट कोट पॉडकास्ट का पर्पज़ ही है कि लोगों को ज़्यादा अवेयर करें उनकी हेल्थ के बारे में, उनके बच्चों के बारे में। जी। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्थ, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया and definitely I'll just meet you again with your team and at your clinics. Sure. Right? So now I would like to like ask all the audience जो हमें देखते हैं, जो हमें सुनते हैं, हर वीक और हर एपिसोड में हम नए एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं जिनसे अलग अलग टाइप के इश्यूज़ पर बात करते हैं, हेल्थ इश्यूज़ पे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हाउ वी कैन लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो आप इसी तरीके से देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने आसपास के लोगों को हेल्थ के रिलेटेड इन पूरे पॉडकास्ट को, इन जानकारियों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच।